कालः पचति भूतानि कालः संहर्ते प्रजः कालः सुप्तेषु जागृति कालो ही दुरतिक्रमः। सैकड़ों की संख्या में डायनासोर्स मिले हैं और उस पर बहुत सारे स्कॉलर्स ने काम भी किया है। जो भी कॉपर होर्न मिले हल जोतते हुए या कोई खोदते हुए खेतों में अचानक ही मिल जाते हैं, होड़ के होड़। ये इनिग्मा है अभी तक कि ये कहाँ से ये लोग आए और ये टेक्निक कहाँ डेवलप हुई। बहुत सारे प्रश्न थे जो अनसुलझे थे, लेकिन जब सनौली की खुदाई में हमको एक कॉपर होर्ड की तलवार मिली, सनौली जैसे साइट खोदने पे पता लगता है कि ये कॉपर होर्ड यहीं से शुरू हुआ है। इस एरिया में बहुत पोटेंशियलिटी है। तो भविष्य वहां का बहुत शानदार है। Even from 1950 and 60, we were governed by the Western theory. They twisted the fact, और वो ऐसा ट्विस्टिंग हुआ कि 100 साल लग गए उसको ट्विस्टिंग को, उस इतिहास को दोबारा से ठीक करने में। ये इतिहास के साथ गलत है। लेकिन सनौली के जो डिस्कवरी है, जो खोज है, वो 21वीं सदी की सबसे इम्पोर्टेंट खोज है साउथ एशिया में। Ancient literature put to test now. This opens a really a new chapter. लेकिन इंडिया में कभी नहीं मिली थी चैरियट, हमें अब तक नहीं मिला। उस चैरियट को राइड करने वाला जो बंदा है, जो वॉरियर है, वो कौन है? हिस्ट्री ऑफ इंडिया इज इट्स ओन हिस्ट्री, इट इज नॉट माई मेकिंग। इसकी हिस्ट्री जो ना, इतिहास, वो भारतवर्ष का खुद है। मैं उसकी इंटरप्रिटेशन अगर अपने नजरिए से करता हूं तो मेरी भूल है। इसके एंटिक्विटी को इसकी इंटरप्रिटेशन करने दो। जो एंटिक्विटी भारतवर्ष की मिलती है ना, मैं बता देगी मैं किस युग की हूं। अवशेष, डिस्कवरी, प्राचीन सभ्यता, ऐसे शब्द हमें और आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाते हैं। इतिहास की दुनिया, ऐसी दुनिया जो हमारे पूर्वजों और अतीत से जुड़ी है। मैं मनोज बाजपेयी आज आपसे रूबरू हूं इस देश में हुई सबसे बड़ी खोज को लेकर, हमारी प्राचीन सभ्यता की खोज। भारतवर्ष, जिसे सदियों तक सोने की चिड़िया माना जाता रहा है, इसके पंख आक्रमणकारियों द्वारा काटे गए। देश का इतिहास भी अछूता न रहा, इसे बदला गया, दबाया गया। ये कहा जाने लगा कि इस देश की विशेषताएं, उपलब्धियां और सभ्यता उन आक्रमणकारियों से प्रभावित है या फिर उन्हीं की देन है। हमारा प्रयास वर्तमान की चढ़ाई हुई परतों को हटाकर इतिहास को देखने और समझने का है। इस प्रयास से जुड़ी हमारी यात्रा साल 2005 देश की राजधानी नई दिल्ली से 67 किलोमीटर दूर बसे सनौली गांव से होती है। सनौली गांव में बड़ी संख्या में ऐतिहासिक अंत्येष्टि स्थल यानी बरियल्स मिले हैं, जो प्राचीन भारतीय सभ्यता और संस्कारों से ओतप्रोत हैं। किसी भी धर्म विशेष से परे है प्राचीन सनौली के लोग। यूपी में बागपत जिले के सनौली गांव के एक खेत में किसान खेती के लिए अपनी जमीन की लेवलिंग कर रहे थे। खुदाई करते समय उन्हें जमीन में से कुछ तांबे के बर्तन, ह्यूमन स्केलेटन और सोने के टुकड़े मिले। बात आग की तरह फैली। गांव हमारा, खेत हमारा, तो जो मिला वो भी हमारा। भीड़ जमा हो गई और लोगों को लगा कि उन पर कृपा हुई है। मिला हुआ सामान अपने घर ले गए और किसी खजाने की उम्मीद में जमीन को खोदना शुरू कर दिया। बात प्रशासन तक पहुंची तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को सूचना दी गई। एएसआई ने तुरंत एक्शन लिया और सबसे पहले साइट को सुरक्षित किया गया। डॉक्टर डीवी शर्मा के नेतृत्व में खुदाई शुरू की गई। एएसआई को करीब 116 बरियल्स मिले, 116 अंत्येष्टि स्थल। इसलिए इसे एशिया की सबसे बड़ी बरियल साइट माना गया। किसी को तलवार मिल गई, किसी को पॉटरी मिल गई, किसी को हड्डियां मिल गई, किसी को मणियां मिल गए, तो एक बड़ी खबर फैल गई। तो गांव में इस प्रकार की जब खबरें फैलती हैं तो इस सोने की तलाश में भी लोग काफी टीला बर्बाद कर दिया था। I was really thrilled to see the kind of discovery. इनफैक्ट हमने साल्वेज ऑपरेशन शुरू किया और फिर जो चीज सामने आई वो एक अद्भुत थी। When the excavation was being concluded in 2006,
it turned out to be the largest cemetery site in the western Uttar Pradesh or anywhere on the late Harappan scenario. 2005 की इतनी बड़ी खोज किन्हीं कारणों से रुक गई। समय बीतता गया और सनौली का नाम हमारी उपलब्धियों के पन्नों में जुड़कर ही रह गया। हम आगे बढ़ गए और इतिहास वही दबा रहा। इस देश में रामायण और महाभारत जैसे पौराणिक ग्रंथों की हमारी सभ्यता में जितनी अहमियत है, उतनी ही अहमियत मोहनजोदड़ो, हड़प्पा या सिंधु सरस्वती सभ्यता की भी है, जिनकी खुदाई में हमारी सभ्यता से जुड़े प्रमाण मिले हैं। तो चलिए आज से करीब 5500 साल पहले चलते हैं। सिंधु सरस्वती सभ्यता, जिसे इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन भी कहा जाता है, और इस देश में मिली सबसे पुरानी सभ्यता भी। यह सभ्यता अपने समय के हिसाब से बहुत आगे थी, जिसमें शानदार सिटी प्लानिंग, ड्रेनिंग सिस्टम, कुशल हस्तशिल्प और मेटलर्जी का बेहतरीन तरीके से उपयोग किया गया था। 1900 से 1500 बीसी के बीच इस शानदार सभ्यता के अंत का आरंभ हो गया। कारण जो और उसकी वजह से उन लोगों को वहां से माइग्रेट होना पड़ा। उनमें से कुछ लोग गंगा यमुना दोआब की तरफ चले गए। गंगा यमुना दोआब में मिले आर्टिफैक्ट्स कॉपर होर्ड्स और ओसीपी यानी ऑकर कलर्ड पोएट्री से जुड़े दिखते हैं। तांबे के अलग फिगर्स के ढेर में मिलने को कॉपर होर्ड्स कहा जाता है। इन कॉपर होर्ड्स में तांबे से बनी कलाकृतियां जैसे एंथ्रोपोमॉर्फिक फिगर्स, हार्पून, एंटीना स्वॉर्ड्स और रिंग शामिल हैं। सनौली भी गंगा यमुना दोआब का ही हिस्सा है। सनौली में मिली कलाकृतियां बाकी सभी साइट्स की तुलना में कई गुना बेहतर और अनोखी हैं। एक्सपर्ट्स को मिले आर्टिफैक्ट्स सालों तक चर्चा का विषय बने रहे और कई सवाल भी उलझे ही रहे कि बरियल से जुड़े लोग थे कौन, वे किस सभ्यता से जुड़े थे। 13 साल बाद हमें फिर एक बार मौका मिला कि हम सनौली में दबे इतिहास को दुनिया के सामने ला सकें। साल 2018, एक नई शुरुआत जो बहुत कुछ बदलने वाली थी। इस बार एएसआई की तरफ से डॉक्टर संजय मंजुल ने टीम को लीड किया। उन्होंने 10 बाय 10 मीटर की ट्रायल ट्रेंच के साथ शुरुआत की, जिससे 10 बरियल्स की खोज हुई। जो भी कॉपर होल्ड मिले हल जोतते हुए या कोई खोदते हुए खेतों में अचानक ही मिल जाते हैं, होल्ड के होल्ड। कई ऐसे साइट हैं जहां ओसीपी और कॉपर होर्ड के ऑब्जेक्ट एक साथ मिले, तब कंफर्म हुआ कि ओसीपी एंड कॉपर होर्ड एक ही कल्चर का पार्ट है। सनौली जैसे साइट खोदने पे पता लगता है कि ये कॉपर होल्ड यहीं से शुरू हुआ है। हम आइसोलेशन में उस कल्चर को इंडिपेंडेंटली कभी डिफाइन नहीं कर पाए कि कॉपर होल्ड कल्चर क्या था। वो एक अनिग्मा ही बना रहा। Sanoli is the first site where we found the burials as well as the copper hoard objects. आर्कियोलॉजिस्ट अक्सर किसी हैबिटेशन यानी बस्ती की खोज के लिए हॉरिजॉन्टल डिगिंग टेक्निक का उपयोग करते हैं, जबकि सांस्कृतिक ढांचे के एक्सकेवेशन के लिए वर्टिकल डिगिंग टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है। Wow, after 4,000 years you're holding it. डॉक्टर मंजुल ने बरियल संख्या 1 पर हॉरिजॉन्टल डिगिंग का उपयोग कर खुदाई शुरू की। उन्होंने वहां मिले छोटे तांबे के टुकड़ों को ओवरव्यू किया। हालांकि वे उन के शेप और पर्पस को समझ नहीं पाए, तो उन्होंने उन टुकड़ों को मार्क करना शुरू किया। इस प्रोसेस के कुछ दिनों बाद उन्हें ऐसा लगा कि इन चिन्हों से बना आकार एक रेक्टेंगल शेप ले रहा है। समय खराब नहीं करते हुए तुरंत ही डॉक्टर मंजुल ने अपनी डिगिंग टेक्निक को वर्टिकल डिगिंग टेक्निक में बदलने का डिसीजन लिया। एक सही निर्णय बहुत कुछ बदलने वाला था। उस सही निर्णय के कारण सफलता मिली, कंकाल के अवशेष दिखने लगे। जो बरियल्स हमें मिले हैं उसमें ब्रॉडली अगर हम देखें तो एक कॉफिन बरियल है, दूसरा
बरियल है जिसमें पार्शियल बोन्स रखे हैं और तीसरा सिंबॉलिक बरियल है। तीन प्रैक्टिस जो है वो बहुत क्लियरली विजिबल है। ये संभवतः दो सिंबॉलिक बरियल का पार्ट है और इसमें आप देख रहे होंगे ये सिर्फ बेस बचा है और बाकी आप बड़े बड़े पात्र भी यहाँ पे देख रहे होंगे जो ऊपर कल्टीवेशन से डिस्टर्ब हो चुका है। हड़प्पा का सिमेट्री सबसे पहले नोटिस हुई थी, जहाँ कॉफी नहीं मिला था वुडन का, फुल बॉडी वाज बरीड, तो फुल स्केलेटन मिलता था नॉर्थ साउथ ओरिएंटेशन में। One more thing we need to understand that all the people they are not burying. There's a different custom. Like cremation was also there. हमारे ऋग्वेद में पुरुष सूक्त के एक मंत्र का, एक सूक्त का मैं आपको रेफरेंस देना चाहूंगा यहाँ पे। उसमें कहा गया कि हे यम, हमने मृत को लिटा दिया है, हमने अमिक्षा रख दी है, अमिक्षा माने दही, हमने धृत रख दिया है घी, और हमने सोमरस भी रख दिया। आइए आप इसको ले जाइए और आप उनको भी ले आइए जो अपने ये पितरों को नहीं जानता है, अपने पूर्वजों को नहीं जानता है। दफन करने की परंपरा ऐसी थी, लेकिन श्रोत्र परंपरा भी उसके समकालीन थी। ऋग्वेद में श्रोत्र माने हवन की तरह से किसी चीज को जला देना। श्रोत्र परंपरा और स्मार्त परंपरा यानी जलाने की परंपरा, दफन करने की परंपरा, ये दोनों समकालीन थी, एक काल में बराबर चल रही थी उसी वक्त। इसलिए सरौनी में हमको दोनों परंपराओं के एविडेंस मिले। No other burial has compares with the one at Saroni, using by itself. Of course, Usus coffin was there in the Harappan times, but not such an elaborate one. बरियल संख्या 1, 3, 6, 9 और 10 में मिले कॉफिन्स ने डॉक्टर मंजुल के सामने ये सवाल खड़ा किया कि इन कॉफिन्स को इतने सालों तक किस चीज ने संभाल कर रखा है, क्योंकि लकड़ी से बना ताबूत इतने समय में गलकर मिट्टी हो जाता है। आगे बढ़ने पर पता चला कि कॉफिन्स के पैरों पर लगे कॉपर स्ट्रिप्स की वजह से वो कॉफिन्स वैसे ही खड़े थे जैसे हजारों साल पहले रखे गए थे। ये अनोखे तरह के ताबूत थे जो किसी खाट की तरह दिखते थे। You can see the whole legs of the coffin. ये एक लेग है कॉफिन का, जो वुडन लेग है, उसके ऊपर ये कॉपर के शीट चढ़ाए गए हैं और इसके बीच बीच में आपको मोल्डिंग्स भी दिखाई देंगे। ये लकड़ी के ऊपर इधर और इधर दोनों तरफ कॉपर की प्लेटिंग। ये कॉपर के ये निशान दिख रहे हैं, ये इनर बाउंड्री है कॉफिन का। जो फीमेल बरियल है उस बरियल के होल स्ट्रक्चर में स्टेटाइट का किया गया है और एक ज्योमेट्रिकल पैटर्न, चाहे वो कॉफिन का लेग हो या उसकी बॉडी हो, और संभवतः टॉप पे भी स्टेटाइट की डिजाइनिंग की गई थी, जबकि मेल बरियल में कॉपर की सीथिंग है। बरियल संख्या 9 और 10 के पास एक पिट और मिला। उस पिट के अंदर एक खाली एरिया के चारों तरफ ब्रिक्स के स्ट्रक्चर्स मिले, जिसे देखकर लगा कि ये स्ट्रक्चर किसी खास पर्पस के लिए बने थे। रिक्रिएशन प्लान किया गया और एक खाट को ताबूत मानकर उस खाली जगह पर रखा गया। टीम का सोचना सही था। वो जगह खाट यानी ताबूत के साइज के हिसाब से ही बनी थी। एक्सपर्ट्स की थ्योरी के हिसाब से ये वो जगह हो सकती है जहां ताबूत को दफनाने से पहले लास्ट रिचुअल्स को परफॉर्म किया जाता होगा। चारों तरफ खड़ी ब्रिक वॉल को सिंधु सरस्वती सभ्यता से जुड़े एक्सकवेशन में मिले ब्रिक्स के साथ जोड़कर देखा गया। आकार अलग थे, मतलब सनौली के लोग भी उस सभ्यता से अलग थे। अलग थे तो कौन थे? ऐसा लगता है कि जितने तरीके समकालीन अंत्येष्टि करने के थे हमारे लिटरेचर में, वो सारे हमको वहाँ उपलब्ध हुए हैं। इसलिए सनौली को मैं मानता हूँ कि जहाँ तक अंत्येष्टि स्थल का इतिहास और जो इम्पोर्टेंस है, सनौली का संसार में दूसरा कोई स्थान नहीं है। संसार की किसी भी सिविलाइजेशन में ऐसा बरियल प्लेस नहीं मिला है जैसा सनौली। साथ ही में चल रही खुदाई में उनकी टीम को जो चीजें मिली वो कई सारे सवालों का जवाब अपने साथ लेकर आई थी। बरियल संख्या 5 में उन्हें पॉटरीज, कॉपर चैनल और 2 एंटीना स्वॉर्ड्स मिले।
जिनमें से एक हिल्ट यानी तलवार को पकड़ने का मुट्ठा था। सैकड़ों की संख्या में हमें एंटीना सूट्स मिले हैं। बहुत सारे स्कॉलर्स ने ये कहा कि नहीं, ये तो सिर्फ ऑफरिंग के लिए हो सकता है। क्या ये सिंबॉलिक है? क्या इसका कोई यूज नहीं है? या इसको यूज कैसे किया जा सकता है? पहले की खुदाइयों में मिली एंटीना सोर्ड्स ने विद्वानों को यह चुनौती दी थी कि बिना हिल्ट के मिली तलवारों को पकड़ा कैसे जाता होगा और बिना पकड़े इन तलवारों का इस्तेमाल कैसे किया जाता होगा। सोर्ड में जो पकड़ने की जगह है वो बहुत कम दिखाई दे रही थी, लेकिन हिल्ट के मिलने के बाद हमें ये समझ में आया कि इसे हम बहुत अच्छी तरीके से पकड़ सकते हैं। तलवार से जुड़ा हिल्ट इस बार इसलिए सुरक्षित रह गया क्योंकि कलात्मक रूप से इन तलवारों के मुट्ठे पर सनौली के लोगों द्वारा तांबे के तारों को बांधा गया था। और पहली बार पूरे कॉपर होड कल्चर में हम लोगों को एंटीना सोर्ड विद हिल्ट मिला। एंटीना सोर्ड में मीडियल रिज दिखाई देता है जो इस वेपन को और ज्यादा कारगर और इफेक्टिव बनाता है। मिलिट्री का कंसेप्ट मेसोपोटामिया में था, हड़प्पन की में नहीं था। इतने घातक हथियार हैं उस जमाने के वो, जो अगर आप उसको इस्तेमाल करना शुरू करो विघ्न कर सकते हैं। तो मैं तो इसको फंक्शनल मानता हूं। सन 1822 से बिना हिल्ट के तलवारों के इस्तेमाल को लेकर ढूंढे जा रहे सवालों पर इस तलवार की खोज ने विराम लगा दिया। इतनी बड़ी डिस्कवरी अपने साथ कई सवालों को भी लेके आई। स्वॉर्ड को बरियल्स में क्यों रखा गया? कौन थे वो लोग जो इन तलवारों से जुड़े थे? ऐसे कई सवाल जिनके जवाब हमें शायद आगे मिले। और हाँ, एक बात और, इन सारे बरियल्स में एक कॉपर चैनल यानी तांबे से बनी सी के आकार की छड़ी भी मिली है। कॉपर के चैनल रखे गए हैं जो अन्य बरियल में भी दिखाई देते हैं। एक दूसरा कॉपर चैनल यहाँ रखा है, तो इसमें भी 2 कॉपर चैनल हैं जैसा कि दूसरे और बरियल्स में है। वो वहां क्यों रखी गई थी पता नहीं, पर माना जाता है वो कॉपर चैनल शायद उस क्लैन की पहचान होगी। जो दिखाई दे रहा है तो वॉरियर क्लैन लगते हैं। एंटीना सोर्ड को ऐसा खड़ा करके रखा हुआ है जैसे कोई योद्धा लड़ता हुआ मारा जाता है, उसकी शौर्य गाथा को ये सोर्ड बयान कर रही है, बता रही है। लिनन के जो 3 बरियल हमें मिल रहे हैं उसके साथ वेपनरी का मिलना इंगित करता है कि पॉसिबली दे आर आल्सो अ वॉरियर। इंडिया में कभी नहीं मिली थी चैरियट। एक यूनिक चैरियट है। तो भविष्य वहां का बहुत शानदार है। ये है हमारी खोज, भारतवर्ष में मिला पहला रथ। इंसान अपना भविष्य ग्रह नक्षत्रों में ढूंढता है और अपना अतीत जमीन के नीचे। भविष्य संभावनाओं पर टिका है और अतीत मिल रहे एविडेंसेस पर। सनौली की डिस्कवरी एक कदम और आगे बढ़ती है। एएसआई की टीम को अतीत से जुड़े कुछ और एविडेंसेस मिलते हैं। तलवारों के इस्तेमाल पर उठे सवाल अभी चर्चा के विषय थे कि बरियल संख्या 1 में मिले स्केलेटन की डीएनए रिपोर्ट्स एएसआई को मिली, जिससे इस कंकाल की उम्र के बारे में पता चला। इस फीमेल कॉफिन के साथ कई हथियार भी रखे गए थे। ये सनौली का बरियल नंबर 10 है। ये मोस्ट लाइकली एक फीमेल इंडिविजुअल है। डीएनए एक्सट्रैक्शन जो हुआ है सैंपल्स का, वो इसके एक पेट्रस बोन से हुआ है और यहाँ पे जो टूथ सैंपल्स हैं वहाँ से हुआ है। ये है इसका जो ह्यूमरस बोन और ये रेडियस अल्ना। ये जो हमें दिख रहा है ये बहुत अच्छे कंडीशन में है। इसमें कुछ भी हमें ट्रॉमा या कुछ भी इन्फेक्शंस नहीं दिख रहे हैं। सैंपल्स हमें जो है फिट दिख रहा है विदाउट एनी डिजीज। ये है इसका फीमर बोन। फीमर बोन से हम जो है हाइट बता सकते हैं, जो कि हमें इसे चल रहा है पता एवरेज हाइट रही होगी। डीएनए जो रिजल्ट्स है वो मार्जिनल है, बट डेटा सफिशिएंट है, जिससे कि हम ये बता सकते हैं कि जो सनौली के जो सैंपल्स मिले हैं उनकी एंसेस्ट्री ग्लोबल लेवल पे क्या है। जब कंपेयर किया जो है इन पॉपुलेशन से, तो हमें जो है ये पता चला कि जो एंसेस्ट्री है वो लोकल है। और जो मॉडर्न डे जो जितने इंडियन पॉपुलेशन है
उनकी जो एंसेस्ट्री है वो कहीं ना कहीं इनसे जो है लिंक्ड है, बट जो अभी जो फाइंडिंग है उसमें हमें कोई सेंट्रल एशियन कंपोनेंट्स या यूरोपियन कंपोनेंट्स नहीं मिल रहा है। बरियल्स को जिस तरह से डिजाइन किया गया था उसे देखकर कई ओपिनियंस बनी। ओसीपी, बर्तन, पॉट्स, अनाज, तलवारें, कॉपर चैनल जैसी कुछ चीजें इन बरियल्स में कॉमन थी और हर बरियल में मिली कुछ चीजें यूनिक भी थी। We got beads initially. These are steatite beads. They come in two forms, like this and this one. This is terracotta bead. Figurines, terracotta figurines, and part of necklace. गोल्ड के बैंगल्स हमको इतने शानदार मिले कि ऐसे गोल्ड कभी हड़प्पा में भी नहीं मिले या किसी दूसरी साइट पे नहीं मिले। एक 14 वर्ष की नवयुवती का जो हम उसको बाद में प्रिंसेस कहने लगे थे उस लड़की को, क्योंकि उसके गले में बहुत सारे सेमी प्रीशियस स्टोन और ऑर्नामेंट्स थे, उसके हाथों में गोल्ड के कड़े थे और बहुत सारे ऐसे आभूषण थे जो ये कहते हैं कि वो बड़ी एक रिच लेडी थी। किसी भी खोज में वहां मिली पॉटरीज उस सभ्यता के बारे में बहुत कुछ कहती है। एक तरफ सनौली में मिली पॉटरीज हड़प्पा की सभ्यता से मिलती है, पर रचना और कलाकारी में कई गुना बेहतर दिखती है। फ्लास्क आप देखेंगे बिल्कुल जैसे कंप्यूटर से बनाए हुए हैं। बाउल्स बने, बहुत सुंदर बाउल जिनमें घृत रखा जा सकता है, घी रखा जा सकता है, अच्छा है, दही है। उनकी शेप ये बताती है कि हाँ ये इसी चीज के लिए पात्र बने हैं। बरियल नंबर 10 की बात करें तो 2 मिनिएचर पॉट हैं जिसमें एक फियांस से बना है, दूसरा कॉर्क है। ये एक यूनिक फाइंडिंग है जो और किसी बरियल में हमें नहीं देखने को मिला। Faience is a complex technology. It's a refractory material or a ceramic material, one can say. It was produced from quartz. But looking into the faience manufacture, I definitely feel compared to other late Harappan sites and the Harappan sites, they have evolved a particular kind of edge maybe. पहली बड़ी खोज एंटीना स्वॉर्ड, उसके बाद दूसरी बड़ी खोज सामने आई। बरियल्स में शील्ड्स पाई गई। पहली बार देखकर उन्हें शील्ड माना ही नहीं गया। किसी ने इन्हें ह्यूमन टॉर्सो यानी मानव धड़ माना तो किसी ने शील्ड। ये एक 8 के आकार का या धर के आकार का एक चीज देख रहे हैं जिसपे ये एक पैटर्न आपको दिखाई दे रहा है क्रॉस डिजाइन में। हर स्क्वायर के बीच में एक फ्लावर डिजाइन इनले किया गया है। 2005 के फाइंडिंग में भी लगभग 3 ऑब्जेक्ट मिला था जिसे ये कहा गया कि संभवतः ये सिंबॉलिक बरियल है, जो मानव पुत्तल की तरह इसको यूज किया गया। जो 2005 के एक शील्ड था उसको सीटी स्कैन किया और सीटी स्कैन से जो रिजल्ट्स आए वो बड़े अमेजिंग थे। सीटी स्कैन के बाद ये पता चला कि इसका थिकनेस लगभग 1 इंच का है और इसके चारों तरफ कॉपर के इनकेसिंग की गई है और जो लकड़ी लगे हैं वो एक छोटे छोटे पट्टियों में है और हर पट्टी के साथ उसकी नेलिंग की गई है और उसके टॉप पे जो एंथ्रोपोमॉर्फिक डिजाइन थे, ऐसा लगता था कि 2 ग्रुप एक साथ वॉर कर रहे हैं। और अगर आप उस सील्ड की बनावट देखें तो छोटी छोटी जो पट्टियां लगाई गई हैं, अगर सील्ड के ऊपर हीट किया जाएगा तो वो बेंड तो हो जाएगा लेकिन वो टूटेगा नहीं। कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में शील्ड के डिपिक्शंस हमें मिलते हैं, चाहे वो इंडस वैली के सील पे हो या मेसोपोटामिया, इजिप्ट, उसमें भी। लेकिन पहली बार फिजिकल एविडेंस के रूप में हमें सनौली के बरियल में शील्ड मिले हैं, जिससे हम उसके मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक को भी समझ पाए, उसके यूजेस को भी समझ पाए हैं। इंटरेस्टिंगली 2 तरह के शील्ड हमको दिखाई देते हैं, एक जिसमें स्टेटाइट के इनले हैं, डेकोरेशंस किए गए हैं, दूसरा जिसमें कॉपर के डेकोरेशंस किए गए हैं। कॉपर का जो बहुतायत में यूज किया गया है वो मेल बरियल के साथ है और स्टेटाइट का जो बहुतायत में यूज किया गया है वो शायद फीमेल बरियल के साथ। बरियल्स के डिजाइन को समझने के बाद एक्सपर्ट्स की जद्दोजहद ये रही कि वो शील्ड, वो तलवारें सिर्फ कलाकारी के लिए थे या किसी युद्ध के लिए। अगर हम पूरे फाइंडिंग को कॉन्टेक्स्ट में देखें, 5 बरियल में वेपन्स और वेपन से रिलेटेड चीज़ों का मिलना, तो ये निश्चित से सारी चीज़ें एक ऐसे क्लास का है जो इसको यूज़ कर रही थी।
इनकी उन्नत कलाकारी को देखकर इनके कौशल का तो हमें पता चला, पर इनका इस्तेमाल सिर्फ कला को लेकर नहीं था। तो क्या ये हथियार युद्ध के लिए बने थे? तो इनसे जुड़े लोग योद्धा भी थे। पर इनसे जुड़ी सभ्यताओं की डिस्कवरीज में योद्धा होने के कोई प्रमाण नहीं मिलते, और अधिकतर सभ्यताएं तो शांति से बिना लड़े जीवन जीने का प्रमाण देती हैं। Definitely, I see the Harappan people as peaceful because we don't have a large destruction of any of the Harappan settlement during the 700 years of occupation. कंटेम्पररी कल्चर में चाहे वो इंडस वैली सिविलाइजेशन हो या मेसोपोटामिया और अन्य सिविलाइजेशन जो है, उसमें जो वेपन्स हमें डिपिक्शंस में दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो ऊर के एक्सकवेशन के प्लाक में डिपिक्शन हो, उसमें एक लिमिटेड डिजाइन्स हैं वेपन्स का। लेकिन यहाँ सनौली और सनौली से रिलेटेड जो कॉपर होड के ऑब्जेक्ट्स और जगह मिले हैं, ऐसा लगता है कि कंटेम्पररी वर्ल्ड में ये एक बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी थी हमारे यहाँ, और ये एडवांस टेक्नोलॉजी ये डिनोट करता है कि पॉसिबली दे आर द वॉरियर्स। सनौली की पर्सनैलिटी और जो आइडेंटिफिकेशन है वो इतना स्ट्रांग है इसकी एंटिक्विटी की वजह से कि ये रिसर्च का फ्यूचर में एक बहुत बड़ा मुद्दा बनेगा लोगों के लिए। ये एक एलीट वॉरियर्स हैं जिनके साथ इतनी एडवांस क्राफ्टमैनशिप की चीजें बरीड की गई हैं। जो पहले के एक्सप्रेशन में भी है, वहाँ बहुत सारी मिलिट्री वाली सोर्स मिली थी, गिटागर मिले थे। जो दिखाई दे रहा है तो वो तो वॉरियर क्लन लगते हैं। एक बरियल तो हमको ऐसा मिला है कि लगता है कि उसकी डेथ कहीं और हुई, शरीर के कुछ पार्ट मिले, कुछ नहीं मिले, लेकिन वो लाके वहाँ दफन कर दिए गए और उसके वेपन वहाँ रख दिए गए। और वेपन को भी खड़ा रखा गया, जैसे एंटीना सोर्ड को ऐसा खड़ा करके रखा हुआ है जैसे कोई योद्धा लड़ता हुआ मारा जाता है। मेरी समझ ये है, मेरा ये मानना है कि ये इंडिकेट करती है कि ये आदमी बड़ी बहादुरी से लड़ा और वो उसको उसकी शौर्य गाथा को ये सोर्ड बयान कर रही है, बता रही है। पुरुषों की योद्धा होने की मान्यता तो विवादित है ही। सभी एक्सपर्ट्स उनके होने ना होने की बात करते हैं, कोई उन बातों की पुष्टि नहीं करता। पर उन सवालों का क्या जो फीमेल बरियल्स में मिले हथियारों से उठे हैं? उन बरियल्स में वेपन्स का मिलना यह दर्शाता है कि आज से 4000 साल पहले महिलाएं भी पुरुषों की तरह योद्धा थीं, या ये सिर्फ एक कल्पना है? वैसे पुष्टि करना इतना आसान भी नहीं। 10 बरियल मिले हैं, उसमें विमेन के जो 3 बरियल हमें मिल रहे हैं, उसके साथ वेपनरी का मिलना इंगित करता है कि पॉसिबली दे आर आल्सो अ वॉरियर। कैकेयी वाला जो प्रसंग है वो तो एक लेडी वॉरियर का प्रसंग है, जहां वो लड़ाई में सीधे हिस्सा ले रही है। वॉरफेयर में के दौरान में कैकेयी साथ थी, और तभी तो उससे कहा था कि 2 बार तुम मांग सकती हो। It is possible because at that time also the queen or the chieftain was also accompanied by the wives. Because if you see in certain stories, the queens also accompanied their husband in the campaign. And definitely it requires further studies. I mean, we cannot, based on some circumstantial evidence, we can't speculate the complete occupation purpose of a society. I mean, it's very difficult. Which should be further investigated, and if more evidence comes, then it becomes very clear. But this is an indication that there might have been female warriors. फीमेल बरियल के साथ, पर्टिकुलरली बरियल नंबर 9 के साथ, हमें एक बो का डिकम्पोज इम्प्रेशन मिला है और साथ में एरोहेड भी मिले हैं। ये जो पूरा बो था वो पूरी तरह से डिकम्पोज हो चुका था, लेकिन उसके इम्प्रिंट जो है वो सरफेस पे दिखाई दे रहे थे। उसके साथ 4 बोन पॉइंट्स मिले हैं, बो एंड एरो, ब्लेड सोर्ड और शील्ड। इसका मिलना इस ओर इंगित करता है कि पॉसिबली दे आर ऑल्सो अ वॉरियर। प्राचीन काल में औरतें इतनी बेसहारा नहीं थी और इतनी बैकवर्ड भी नहीं थी
वो अपनी रक्षा के लिए भी तलवारबाजियां भी सीखती भी थी, और वो घरों तक सीमित नहीं थी। वैदिक काल में आप देखेंगे बहुत रिच हमारा कल्चर है, वो यज्ञों में भाग लेती थी और आदमी के साथ काम करती थी, वेपन लेके चलती हैं औरतें। ये इस क्षेत्र का प्रभाव है कि औरतों के साथ इस प्रकार की वेपन्स मिल जाना और उनका बरील में मिल जाना ये संभव है तो मतभेद भी, पर उम्मीद है कि एएसआई द्वारा मतों की गुत्थी को जल्द ही सुलझा दिया जाएगा। हाँ, एक बात और, मेल स्केलेटन्स तो एएसआई को पूरे मिले, पर फीमेल स्केलेटन्स पूरे नहीं थे। एंकल के नीचे उनके पैर कटे हुए थे। कारण अज्ञात है, शायद भविष्य में ज्ञात हो। तलवार, शील्ड, स्पेयर, तीर, कमान, इन सब का नाम आते ही हमारे सामने युद्ध की तस्वीर बनने लगती है। समय के साथ चीजें जुड़ती चली गईं और युद्ध शैली इवॉल्व होती गई। लेकिन एक आविष्कार जिसने युद्ध शैली को एक नया आयाम दिया, श्री कृष्ण के सारथी बनने से लेकर कर्ण के युद्ध से जुड़ी कथाएं इस रचना के बिना अधूरी है, और हमारी आज की डिस्कवरी भी। जब साक्ष्य के समक्ष शब्द कम हो तो ये है हमारी खोज, भारतवर्ष में मिला पहला रथ। Suddenly it became of international fame. के साथ रथ मिले हैं जो प्राचीन संस्कृति की तरफ इशारा करते हैं। सादिकपुर सनौली की खुदाई ने हमारी प्राचीन सभ्यता के कई राज उजागर किए हैं। ये एक रथ है, तिकोनी डिजाइन की गई है। ऐसा लगता है कि ये जो संस्कृति के लोग थे वो बहुत ही विकसित और सोफिस्टिकेटेड कल्चर के लोग थे। इंडिया में कभी नहीं मिली थी chariot. Chariot finds from the 2018 excavations definitely is a remarkable find, unique find. Earlier excavations we have not found such type of chariots elsewhere. हमारे अतीत की शौर्य गाथाओं का आधार है ये रथ। हमारे स्वर्णिम इतिहास और पूर्वजों की कलात्मक रचना। मेसोपोटामिया और सुमेरिया में सनौली से पहले मिले चैरियट भी इस रथ की पूर्णता के सामने नहीं टिक पाते। चैरियट का मिलना अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है, जिससे हम हिस्ट्री को दोबारा देखने की जरूरत पड़ रही है। Many historians in the country believe that Aryan came from outside India. अर्लियर थॉट्स थे कि चैरियट इंडिया में या इंडियन सब कॉन्टिनेंट में काफी बाद में आया। उन्होंने वो प्री कंसीव्ड नोशन से कई चीजें इंट्रोड्यूस कर दी, थ्योरी खड़ी कर दी, और बाद में जब आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस आई तो पता लगा कि ये एक प्रपोज थ्योरी थी। They twisted the fact. To be very frank, our civilization in many ways is earlier than Mesopotamia, but because of the Western theory, Western has money. The question is they have not allowed that the Indian civilization should be earlier than Mesopotamia and others. वो ऐसा ट्विस्टिंग हुआ कि 100 साल लग गए उसको ट्विस्टिंग को, उस इतिहास को दोबारा से ठीक करने। सनौली के जो डिस्कवरी है, जो खोज है, वो 21वीं सदी की सबसे इम्पोर्टेंट खोज है साउथ एशिया में। अलेक्जेंडर ग्लैडिएटर्स द्वारा लड़े गए प्रसिद्ध युद्धों में रथों ने जीत की बड़ी भूमिका निभाई है। उन युद्धों से सैकड़ों साल पहले की रचना है ये रथ। सदियों से कई आपदाओं को झेलने के बाद भी ये रचना पिछले 4000 सालों से अडिग है। 2 बरियल्स में 3 रथ मिले जो सदियों से अपनी कहानी छुपाए हैं। भारतीय महाद्वीप में इस तरह की कोई फाइंडिंग्स मिली है। आप ये देखेंगे कि ये एक वुडन चैरियट है, और इस वुडन चैरियट में एक व्हील यहाँ है, दूसरा व्हील यहाँ है। जो चैरियट का व्हील है ना, और डेकोरेटेड है। इनले डिजाइनिंग है, ट्रायंगल शेप में, वो 3 लेयर की डिजाइनिंग है, और ये ट्रायंगल्स ऐसा लगता है कि रेडिएटेड सन की तरह दिखाई दे रहा है। कॉपर के जो यूज़ किए गए हैं वो इतना रिफाइंड है, इसको देख करके हमें लगता है कि जो ये टेक्नोलॉजी है बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी रही होगी इस टाइम पे।
व्हील यानी चक्का ह्यूमन इवोल्यूशन का एक बहुत बड़ा आविष्कार रहा है। आज के जमाने के टायर ट्यूब्स आविष्कार नहीं हैं, वो सिर्फ आविष्कारों का आधुनिक रूप हैं। जैसे गाड़ियों के लिए डीजल पेट्रोल, वैसे ही रथों के लिए उन्हें खींचने वाले जानवर। इस चैरियट के पर्पस को समझने के लिए हमें यह जानना जरूरी है कि यह चैरियट किस जानवर के हिसाब से डिजाइन किया गया था। मैं क्लियर हूं, आप एक्सपर्ट्स? मेरा मानना ये है कि 99 पॉइंट्स of the Harappan civilization match with the Rigvedic civilization. But again, the next question is of horse. Why is the horse? मजाक में एक सज्जन से कहा था, मैंने कहा यार साला घोड़ा नहीं है, आप ये खच्चर है। तो मैंने कहा जब घोड़ा साला है ही नहीं कहीं के ऊपर, हर एक आदमी वेस्टर्न स्कॉलर करता है कि घोड़ा था नहीं हड़प्पा। देखिए सवाल तो ये हमें बोन तो मिलने चाहिए ना। इतनी बोन्स हमको बफेलो के, बुल्स के और दुनिया भर के मिलते हैं, घोड़े ने क्या कसम खाई है? This horse has been a debated item. You see, there is evidence of horse. At Surkoda, we have got bones of the horse. When we look at this spread of bones of horses, logically looking at all these sites, we begin wondering that if at all horses were to come from outside, that too very late, then how come we can have bones of horses from much earlier periods? मिले हैं और हमने उसका जेनेटिक टेस्टिंग भी किया है, जो कि 2500 BC के पहले का हॉर्स था, और हमें उसका जो प्राइमरी सिग्नेचर मिल रहा है, शो कर रहा है कि वो हॉर्स का ही डीएनए है। घोड़े थे यहाँ पे, ऐसा नहीं है कि घोड़े नहीं थे। ये तो कुछ वेस्टर्न स्कॉलर्स ने एक थ्योरी दे दिया था, जिनका ये कॉन्सेप्ट था कि आर्यंस ने इंडिया पे अटैक किया, इन्वेजन किया, और घोड़े जो हैं वो उनके साथ सेंट्रल एशिया या एशिया से आए। जब हमारे पास हिमालय में पोनी हॉर्स था, उसको बोलते हैं छोटा हॉर्स होता था पोनी, यहाँ पे अवेलेबल था, तो हम जो है सेंट्रल एशिया से हॉर्स लेके क्यों आएंगे? One school of thought believes that it's horse, and others contradicts it and says no, it can't be horse. So this is definitely an ongoing controversy. But in my opinion, there definitely we have struck upon the evidence of horse from India. इंटेलेक्चुअल एक्रोबेटिक्स है, नूरा कुश्ती है कि नहीं जी घोड़ा उस तारीख से हिंदुस्तान में उन व्यक्तियों के साथ आया, ऐसा नहीं होता है। Size of the wheels, and then if you look at the chassis and the holster, the pole, it's very clear that it's horse driven. हम हिस्ट्री को समझकर जितना आज में लाना चाहते हैं, वो हमें उतना पीछे ले जाती है। हॉर्स चैरियट की खोज भी हमें और पीछे ले जाती है, ये जानने के लिए कि इन सब की शुरुआत कहाँ से हुई। इनका इस्तेमाल इसी धरती की खोज है या इन्हें बाहर से लाकर हमारी सभ्यता में शामिल किया गया? इतना जो परफेक्ट कंडीशन हमें चैरियट्स की मिलती है सोनौली में, वो ऑल ऑफ ए सडन डेवलपमेंट नहीं हुआ है। चैरियट का भी इवोल्यूशन होगा जो लकड़ी का बना होगा, और वो हमें कॉपर की सीथिंग नहीं थी, कॉपर की डिजाइन नहीं थी, तो शायद हम उसको एक्सकेवेट नहीं कर पाए और समझ नहीं पाए। आप देख रहे हैं ये कॉपर की कवरिंग की हुई, और यहाँ से लकड़ी के एक पूरा का पूरा काठी लगाए गए होंगे, जो एक जंक्शन था जहाँ से चैरियट का डी शेप चेसिस कनेक्ट होता है, वो शायद कास्टेड रहा होगा और उसके अंदर लकड़ी इंसर्ट की गई होगी। डी शेप शेसी यानी रथ का ढांचा जो किसी के खड़े होने के लिए काम आता है, सनौली के लोगों की शानदार निर्माण तकनीक को दर्शाता है। ऊपर लगे कॉपर आर्टिफैक्ट्स उनकी कला की कहानी कहते हैं। इस चैरियट का शेप ये दिखाता है कि ये स्पेशली प्रोसेशन के लिए नहीं बना है, लेकिन इसका मल्टीपल यूज तो किया ही जा सकता है। मेसोपोटामिया और सुमेरिया के जो चैरियट्स हैं वो इससे अर्ली हो सकते हैं, लेकिन वो क्रूड हैं और इतने परफेक्ट नहीं हैं जितने परफेक्ट हमें सोनौली के चैरियट्स दिखते हैं। साइज से ऐसा लगता है कि या तो एक
वॉरियर या मैक्सिमम 2 आदमी इसको ड्राइव कर सकता है। कम स्पेस कभी भी बुलक कार्ट में नहीं होगा। ये एक लाइट वेट चैरियट है। ये जो चैरियट है एक वॉरफेयर के लिए जो है डिजाइन किया गया होगा। क्या ऋग्वेद काल में वारफेयर नहीं हुई होंगी? जरूर हुई होंगी। सुर असुर संग्रामों के हमारे पुराणों में बहुत सारे वर्णन है जो वैदिक लिटरेचर में है। तो ये पूरा लिटरेचर अगर आप देखें, ये प्रकार के सुर असुर संग्रामों से भरा हुआ साहित्य हमारे पास अवेलेबल है। तो नए एविडेंस, ये डेट तो बदलती रहेंगे, कोई निश्चित नहीं है कि एक तारीख आप तय कर दोगे कि रथ इस तारीख से शुरू हुए, इस तारीख से गाड़ी शुरू हुई। ये कहना बड़ा मुश्किल है। देखा जाए तो हर देश और उनके एक्सपर्ट्स यही कहेंगे कि हर बड़ी चीज की खोज उन्होंने पहले की है, पर ये सारे क्लेम्स एविडेंस पर टिके होते हैं। समय के साथ संभावनाएं बदलती रहती हैं, पर हमारे प्रयास इतिहास को ढूंढने के, उसे समझने के होने चाहिए, न कि उसे सिर्फ अपना नाम भर देने की। हाँ, एक बात और, ये चैरियट्स जिस तरह से डिजाइन किए गए थे, हमारे वेदों में चैरियट्स का डिस्क्रिप्शन कुछ ऐसा ही है। Two 2000 BC, 300 BC, there is plenty of craftsmanship. सिनोली एक्सकेवेशन में मिले कई आर्टिफैक्ट्स पर हमने एक्सपर्ट्स को सुना, चीजों को समझने की कोशिश की, पर बरियल संख्या 6 में मिले कॉफिन में कई राज अब भी दबे हैं। इस बरियल की खुदाई की शुरुआत ही रहस्यमय तरीके से हुई। दूसरे बरियल से अलग इस बरियल की सतह पर एंथ्रोपोमॉर्फिक फिगर्स मिले। इनिशियली हम इसको समझ पा रहे थे कि क्या ये साइन बोर्ड है, क्योंकि हमारे पास एक बोर्ड का एग्जाम्पल धौलावीरा साइट से था। साइंटिफिकली जब हमने उसको एक्सकवेशन शुरू किया, उसको हमने एक कंटूरिंग किया। डॉक्टर मंजुल ने इन फिगर्स के बराबर एक आदमी को लेटाकर इसकी साइज को समझने की कोशिश की। लकड़ी के ताबूत में रखे गए मानव कंकाल लकड़ी के डीकम्पोज हो जाने के बाद शरीर के बीच वाले हिस्से से धंसने लगते हैं, क्योंकि इस बीच वाले हिस्से में शरीर की ऊपरी और निचले भाग की तरह हड्डियां नहीं होती, और ये फिगर्स भी कुछ इस तरह ही धंसे हुए थे। फिगर्स को नुकसान न पहुंचे, इसीलिए बहुत ही बारीकी से आगे बढ़ा जा रहा है। प्रमाण सामने आया, एक ह्यूमन स्कल दिखाई दिया। टॉप पूरे वुडन हैं जो अब डिकम्पोज होके आपको मड दिखता है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये एक ह्यूमन स्कल दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे रिब है। पूरे कॉन्टेक्स्ट में, चाहे वो हरपन कॉन्टेक्स्ट हो, कहीं भी इंडियन सब कॉन्टिनेंट में इस तरह का कोई भी स्ट्रक्चर हमें नहीं मिला था। ये बरियल इसलिए यूनिक है क्योंकि इसकी सजावट किसी राजा, किसी क्लैन के चिफ्टन या फिर किसी लीडर की ओर इशारा करती है। किसी राजा के लास्ट रिचुअल को लेकर अक्सर महंगी से महंगी चीजें उनकी याद में, उनकी निशानी के तौर पर उन्हीं के साथ रख दी जाती है, उनकी ही मानकर। वैसे आजकल ऐसा नहीं होता होगा, शायद खर्चे बढ़ गए हैं। कॉफिन के नीचे उनके पर्सनल बिलोंगिंग्स और कॉपर पॉट्स हैं। एक कॉपर के पॉट जिसमें टर्टल बना है, ये उल्टा रखा गया है, और उसके साथ साथ 2 स्टिक भी रखा गया है। हमें 2 स्टिक टॉप मिले इलेक्ट्रॉन के, जो कि गोल्ड और सिल्वर एलॉय है, जिसे हम कह सकते हैं कि शायद वो हो सकता है राजदंड हो। आप अगर आगे देखें तो पॉसिबली पॉट है या फिर हैट। साथ में एक आप ये चैनल देख रहे हैं, ये साइड में बहुत सारे पॉट्स अरेंज किए गए हैं। यहाँ 2 चैरियट हैं। चैरियट, पॉट और कॉफिन, इसके ऊपर हंड्रेड्स ऑफ स्टेटाइट बीड्स और फियांस बीड्स मिले हैं। संभवतः उस पूरे बीड से इसको डेकोरेट किया गया होगा। इसके अलावा हेड के साइड में हमें एक पॉसिबली रॉयल इंसिग्निया दिखाया गया है। कॉफिन का जो आउटर एरिया है, उसमें बहुत सुंदर उभरे हुए फ्लोरल डिजाइन बनाए गए हैं। उभरे हुए डिजाइन के ऊपर कॉपर के प्लेटिंग करके उसको नेल से टाई किया गया है। नेल को ऐसे टाई किया है कि यू कैन नॉट सी इन द टॉप। क्या ये किसी चीफ का बरियल है या किसी राजा का बरियल है? ये किसका बरियल हो सकता है?
दूसरे बरियल्स की तरह ही नीचे की तरफ रखी गई पॉटरीज के अलावा 2 राजदंड, 2 चैरियट, 2 कॉपर चैनल इस बरियल को बहुत विशेष बनाते हैं। The person concerned, the nobleman, might be a chieftain of that area. I can agree that it may be a royal burial because a lot of money must have gone into the making of that thing. ये एक इम्पोर्टेंट आदमी की ग्रेव है और उसके साथ जो भी वो रख सकते थे ना सामान, वो रखा हुआ है। प्रीस्ट किंग है या चिफ्टन है या वॉरियर है, लेकिन ये निश्चित है कि ये एक एलीट क्लास का बरियल है, इसमें किसी भी प्रकार का शक नहीं है मुझे। You want to use the word Raja, or you can do that, I think. Kingship, hierarchy, that never evolved in that particular type of contemporary society. I cannot give any royalty status to that particular individual. इसके ऊपर जो डिपिक्शंस हुए हैं टेक्निकली इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 8 एंथ्रोपोमॉर्फिक फिगर इसमें बनाए गए हैं। अगर आप देखें तो ये एक फेस है, इसके दोनों तरफ कान बने हुए हैं। जो उसका हेड गियर था वो हॉर्न हेड गियर था और बीच में पीपल लीफ का डिपिक्शन था। मैं इसको अगर लिटरेचर से कोरिलेट करूं तो मैं इसको स्मार्त परंपरा का बरियल इसलिए कहता हूं कि ये एक कॉफिन जिस पर यम लोग में जाने वाले यम की प्रतिमाएं बनी हुई हैं ऊपर, बुल हेड से लगते हैं, बुक्रेनियन मोटिव लगता है और ये एंथ्रोपोमॉर्फिक कहते हैं। I do not know where the truth lies. हेड के साइड में लगभग 1.5 फीट का स्पेस है और जिसका एलिवेशन हाई है। उसके अंदर कुछ खास ऑब्जेक्ट रखे गए हैं, लेकिन अगर उसके ऊपर का डेकोरेशन अगर आप देखें तो इट्स नॉट पॉसिबल टू सी इनसाइड कि वो क्या है। तो ये अभी मिस्ट्री है। राज गहराता गया और इस बरियल में छुपे रहस्यों को जानने के लिए प्रयास किए जाने लगे। एक्सरे मशीन के द्वारा बरियल को समझने की कोशिश की गई। ऊपर की ओर और बरियल के दोनों तरफ कॉपर आर्टिफैक्ट्स की वजह से विजिबिलिटी क्लियर नहीं हो पाई। अब इनसाइड कॉफिन में क्या क्या है ये अभी कहना मुश्किल है। ये जो बरियल है ये बहुत ही यूनिक है, तो हम इसको सेक्रीफाइस नहीं करना चाहते थे। ऐसे भी ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा अगर हम इसको वापस फील करके मिट्टी से ढक देंगे तो। इतने बड़े एक्सकेवेशन के बरियल्स और आर्टिफैक्ट्स को साइट से उठाकर सही सलामत सुरक्षित जगह पहुंचाया गया ताकि हमारे स्वर्णिम इतिहास को भविष्य के लिए सुरक्षित किया जा सके। और संभवतः इस तरह का एक्सपेरिमेंट पहले किसी भी एक्सकेवेटेड साइट पे नहीं हुआ। इतना फ्रेजाइल कंडीशन में ये था, जो मड में कन्वर्ट हो चुका था, उसको लिफ्ट करना अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज था। और उस लिफ्टिंग प्रोसेस में हमने नए नए इनोवेटिव आइडियाज डेवलप किए, उसको उसके चारों तरफ से बैंडेज किया क्योंकि वो मिट्टी कंसाइज हो सके। पीओपी लगाने से जो है स्ट्रेंथ बढ़ती है, जिससे कि आपका टूटने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। मेटिकुलसली कट करके उसमें लकड़ी के फ्रेम और आयरन फ्रेम इंसर्ट किए, जैक के सहारे उसके लोड को बियर किया और फाइनली हमने हाइड्रोलिक क्रेन से उस पूरे बिग चंक को लिफ्ट करने में कामयाब हुए। अभी हम अलग अलग तरीके से एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि इसके अंदर और क्या हो सकता है, और इस मिस्ट्री को शायद हम आने वाले समय में टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम इसको और समझ पाएंगे। कुछ बातों को आने वाले समय पर छोड़ देना ही सही है। कल को हम में से भी कोई इन लेयर्स को समझने में एएसआई का साथ दे दे। हाँ, एक बात और, रॉयल बरियल की साइज को देखकर ऐसा भी लगता है कि ये बरियल एक नहीं 2 व्यक्तियों का भी हो सकता है। सरनौली की खुदाई में हमको एक कॉपर होड की तलवार मिली। घातक हथियार हैं उस जमाने के वो, जो अगर आप उसको इस्तेमाल करना शुरू करो विघ्न कर सकते हैं। क्या ये हथियार युद्ध के लिए बने थे? तो जुड़े लोग योद्धा भी थे। वुमेन के जो 3 बरियल हमें मिल रहे हैं उसके साथ वेपनरी का मिलना इस ओर इंगित करता है कि पॉसिबली दे आर आल्सो अ वॉरियर। इंडिया में कभी नहीं मिली थी।
chariot. Definitely is a remarkable find, unique find. कहीं भी इंडियन सब कॉन्टिनेंट में इस तरह का कोई भी स्ट्रक्चर हमें नहीं मिला था। I can agree that it may be a royal burial. कई सवालों को सुलझाने में एक्सपर्ट्स ने अपने स्तर पर हमारी बहुत मदद की, पर असली जंग तो अब शुरू होती है जब अवशेष हमारे सामने ही हो और चारों तरफ उम्मीदों और सवालों से भरे चेहरे। सनौली के लोगों ने अपनी सभ्यता तो हमारे सामने रख दी, पर अपनी पहचान नहीं। धूमधाम से शादी हुई, लड़की वालों ने आशीर्वाद के रूप में बहुत सामान दिया, बस मुंह दिखाई ही नहीं। कॉपर होल्ड की जो टिपिकल चीजें हैं वो आपको सनौली में मिल रही हैं। कॉपर होल्ड को आइडेंटिफाई करने में सनौली की एक्सक्वेशन ने बड़ा अहम कदम उठाया। We cannot kind of give any credence to copper hoard culture or a OCP culture here because the late Harappan things are dominative here. मैं कहा लेट हड़प्पा क्यों कहते हो? हड़प्पा संस्कृत की एक पर्सनैलिटी है, उसको वैसे रहने दो। लेट कहोगे तो तुम्हें बहुत सारे हड़प्पा के एलिमेंट्स कुछ दिखने चाहिए। यहाँ है क्या? आपकी सील्स गायब, आपकी उस टाइप की ज्वेलरी गायब, आपकी टाउन प्लानिंग गायब, आपका आर्किटेक्चर गायब। Whatever our thinking was past, based on in the name of ancient literature, has been put to test now. ये कल्चर डेफिनेटली अलग कल्चर था जिसका हड़प्पन कल्चर के साथ कोई डायरेक्ट संपर्क नहीं है। मुझे लगता है कि इस फाइंडिंग के बाद बहुत सारे जो डिबेट हैं या बहुत सारे जो स्पेकुलेशंस हैं और जो बहुत सारे मिसकॉन्सेप्शन हैं वो खत्म होने चाहिए। सनौली इतना इंपॉर्टेंट साइट है कि वर्ल्ड में इसके कंपैरिजन में दूसरा आर्कियोलॉजिकल एविडेंस देने वाला अंत्येष्टि के बारे में कोई स्थल ही नहीं था। प्रिजर्वेशन के बाद सनौली की साइट को बंद कर दिया गया है। इतनी हलचल के बाद सनौली शांत है और इस इंतजार में कि हम फिर से उस जमीन में दबी दुनिया को इस दुनिया के सामने ला सके, जो हमारी जिम्मेदारी भी है। ये 2018 वाली साइट का मैदान है, ये अभी भर दिया गया है। यहीं पे इसे सब कुछ निकला है, चैरियट, कॉफिन, सॉर्ड, ये सब यहीं से निकला हुआ है। ये सब इतनी छोटी सी जगह में। चारों तरफ जितने भी खेत हैं, हर खेत में कुछ ना कुछ दिखाई देता है। जहाँ पे भी जाए पोर्टियाँ वहीं पे मिलेंगी। चारों तरफ बिखरा पड़ा है, कुछ ना कुछ है जमीन में। यहाँ पे जहाँ पे भी खोदोगे मुझे लगता है कि मिलेगा। एक म्यूजियम बन सकता है जो ये विश्व की धरोहर है। इस विश्व की धरोहर को महत्वपूर्ण ढंग से सरकार को समर्पित करना चाहता हूँ, पुरातत्व को समर्पित करना चाहता हूँ। The Sonoli site, there is still a scope to be further excavated, not from burial, but the habitation area, so we know more about the cultural components. जो पुराने एक्सप्रेशन आपको बताते हैं बहुत नीचे तक जाना है। अभी तो ये टॉप लेवल में ही है, अभी तो 2 लेवल कम से कम नीचे और है। सनौली एक ऐसी साइट है जो फर्दर ओपन करती है विस्टा, आगे बहुत सारे आयाम खोलती है। What we now require is do all kind of analysis involving all kind of technologies, look at the materials, opening the coffins and finding what is inside. एक नए फ्यूचर की तरफ हमें बढ़ना चाहिए जो कि आर्कियोलॉजिस्ट और साइंटिस्ट दोनों मिलकर काम करें। इस पूरे एक्सकवेशन और इस लिफ्टिंग प्रोसेस और यहाँ जो कुछ भी हम लेके आए उसकी ब्यूटी ये है कि जो कुछ भी हम साइट पे इन सीटू देख सकते थे ड्यूरिंग एक्सकवेशन, वो सारी चीजें विथ सेगमेंट आप यहाँ देख सकते हैं क्लोज एनवायरनमेंट में। हर स्कॉलर आके कंट्रीब्यूट कर सकता है, फिजिकली देख सकता है ये सारी चीजों को। तो ये एक बहुत बड़ा हमारे पास अभी स्कोप हमारे हाथ में है फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के लिए और कल्चरल कंपोनेंट के बहुत सारे आयाम को खोलने के लिए, डिकोड करने के लिए। से रिसर्च करें, लिटरेचर को ठीक से स्टडी करें, लिटरेचर के साथ हम मटेरियल कल्चर को मिलाएं, तो हमारा इतिहास का जो ज्ञान है, आर्कियोलॉजी का जो ज्ञान है या इस सब्जेक्ट का जो ज्ञान है वो कई कदम आगे बढ़े। So more excavation should take place there, and then mark out the entire extent of the site and get it nationally protected. सनौली हमारी सोने की चिड़िया का एक पंख है जो एक बार फिर से उनकी
प्रतीक्षा में है। सनौली हमारा भूत, वर्तमान और भविष्य है, गर्व है। बस ऐसा ना हो कि इस इतिहास पर वर्तमान की परत चढ़ जाए और हम सिर्फ आज को ही अपना अस्तित्व समझते रह जाएं। हाँ, एक बात और, सनौली के लोगों की पहचान और उनसे जुड़ी सभ्यता भले ही अब तक रहस्य हो, पर यह बात तो तय है कि हमारी ये पूर्वज हमें बहुत कुछ दे गए। उम्मीद है सनौली अपने अगले पड़ाव में हमें फिर मिलवाएगा, नए प्रमाणों और आश्चर्यचकित कर देने वाले तथ्यों के साथ। नमस्कार।